देखिए ये वीडियो क्लास 11 चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख लें, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखें। अब इससे आगे पढ़ते हैं। अब जो 4 पिगमेंट्स हमने पढ़ा था वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फोटोसिस्टम बनाकर। फोटोसिस्टम बना होता है 2 कंपोनेंट से, रिएक्शन सेंटर और एंटीना। एंटीना होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि बना होता है हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल का, जो कि बाउंड होते हैं प्रोटीन से। एंटीना का काम होता है सिग्नल को कैच करके सेंटर को देना। यहाँ पर सिग्नल है लाइट एनर्जी और सेंटर है क्लोरोफिल ए। अब जो रिएक्शन सेंटर है जो कि क्लोरोफिल ए है, ये 2 टाइप्स का होता है, P700 और P680। P700 वाला क्लोरोफिल ए मैक्सिमम 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर पाता है और P680 वाला क्लोरोफिल ए मैक्सिमम 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर पाता है। यहाँ P बताता है पीक वैल्यू को। और अगर फोटो सिस्टम में P700 है तो उसको PS फर्स्ट कहते हैं, और अगर फोटो सिस्टम में P680 है तो उसको PS सेकेंड कहते हैं। तो ये फोटो सिस्टम का 2 टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर। यहां पर PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी एंड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। आपको पता है ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली में होता है, और ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले लाइट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद वाटर का स्प्लिट होना, उसके बाद ऑक्सीजन का रिलीज हो जाना और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स दैट इज ATP और NADPH। अब पढ़ते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है इनटू H+ इलेक्ट्रॉन और नेसेंट ऑक्सीजन। इस काम में हेल्प करता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और वाटर स्प्लिटिंग होता है थैलाकॉइड ल्यूमेन में। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS सेकेंड। आप ये चीज Z स्कीम के डायग्राम में भी देख सकते हैं कि H2O स्प्लिट कर रहा है PS सेकेंड के पास, और ये PS सेकेंड मौजूद होता है इनर मेम्ब्रेन की तरफ जहां पर वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है ल्यूमेन साइड पर। वाटर स्प्लिटिंग में Mn+2 आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मिनरल न्यूट्रिशन में ये बात लिखी भी है कि द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। देखिए आप बार बार सुन रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया था कि ऑक्सीजन तभी रिलीज होगा जब H2O हाइड्रोजन डोनर होगा, लेकिन जब H2S हाइड्रोजन डोनर होगा तब नहीं होगा, और उसमें नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। एग्जाम्पल पूछा जाता है क्रोमेशियम, क्लोरोबियम, थायोथोरिक्स, रोडोस्प्रिलियम और रोडोस्यूडोमोनास। ये सभी यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जिनमें H2O हाइड्रोजन डोनर नहीं होता है। और कोई भी साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आ जाए ना तो उनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे ऑसिलेटोरिया। अब PS फर्स्ट और PS सेकेंड से रिलेटेड पॉइंट जानते हैं, और इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। PS फर्स्ट रैंक लाया हुआ नीट में 700 नंबर लाकर, और PS सेकेंड का सेकेंड रैंक है नीट में, उसको 680 नंबर है। तो आपको इससे वेवलेंथ याद हो जाएगा। और क्योंकि PS फर्स्ट रैंकर है और सेकेंड से ज्यादा तेज होगा ऐसा मान लेते हैं, तो फर्स्ट रैंकर ऑलराउंडर है और इसीलिए ये दोनों काम करता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन PS सेकेंड सिर्फ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ही करता है। और क्योंकि PS फर्स्ट टॉपर है तो ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट पर होगा, क्वाइन के सबसे ऊपर रीजन पे होगा। लेकिन PS सेकेंड टॉपर नहीं है तो वो एप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा, 2 क्वाइंस के बीच में, 2 थैलाकॉइड्स के बीच में। अब पढ़ते हैं Z स्कीम, जो कि है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसमें वाटर स्प्लिट होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो PS2 के LHC को मिलता है, LHC भेज देता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जो कि क्लोरोफिल ए है यहाँ पर। और उसके बाद ये क्लोरोफिल ए जो कि रिएक्शन सेंटर है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, एक हाइड्रोजन कैरियर भी होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है जो आपको रटंत मार देना है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS सेकेंड कौन है। तो आप जवाब देंगे फियोफाइटिन, या ऑप्शन में हो सकता है क्यूनॉन।
और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पीएस फर्स्ट कौन है, तो आप जवाब देंगे आयरन सल्फर प्रोटीन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर पीएस फर्स्ट के एलएचसी में जाता है, वो फिर क्लोरो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है जो कि पीएस फर्स्ट का क्लोरोफिल ए है P700 वाला, जो कि फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है NADP प्लस को, और NADP प्लस स्ट्रोमा से H प्लस लेकर कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। तो आपने देखा कि Z स्कीम में या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही सिस्टम काम कर रहे हैं, PS फर्स्ट भी और PS सेकंड भी। और पहले कौन काम किया? PS सेकंड। और इसीलिए उनका नाम फंक्शनिंग के बेसिस पर नहीं दिया हुआ है बल्कि डिस्कवरी के सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ PS फर्स्ट ही भाग लेता है, और आप जानते हैं कि PS फर्स्ट ही सिर्फ भाग लेता है, तो PS फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? स्ट्रोमा लैमिली में, और ग्रैनम में या थैलाक्वाइड में PS सेकंड भी मिलता है। तो अ पॉसिबल लोकेशन जहां पर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा वो है स्ट्रोमा लैमिली। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो वापस से PS फर्स्ट ही पे चला आता है, लेकिन PS सेकंड में ऐसा नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन आखिर में NADP प्लस को मिल गया था, और यहाँ पे NADP प्लस को नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन रिसाइकल बैक हो जाता है। और यही वजह है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बनता है। और दूसरा एक और वजह है कि स्ट्रोमा लैमिली में NADP रिडक्टेस एंजाइम भी नहीं होता, इसीलिए NADPH नहीं बनता है। और क्योंकि यहाँ PS फर्स्ट काम कर रहा है जहां रिएक्शन सेंटर P700 है, तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी चलेगा जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट अवेलेबल होगी। अब पढ़ते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये दिया था पीटर मिशेल ने, और ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है कि ATP कैसे सिंथेसिस होता है। इसमें ATP सिंथेसिस होने के लिए सबसे पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है, फिर जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो ATP सिंथेस एंजाइम जो कि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में मौजूद है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, और वो ADP में फॉस्फेट जोड़ दे के ATP बना देता है। अब पढ़ते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये 3 वजहों से होता है। पहला कि थाइलाक्वाइड ल्यूमेन में जो H2O स्प्लिट हो रहा है H प्लस और इलेक्ट्रॉन और O में, तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया PS सेकंड को, H प्लस थाइलाक्वाइड ल्यूमेन में ही रह गया, जिसके वजह से H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ल्यूमेन में। दूसरा वजह होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, Z स्कीम चलता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक हाइड्रोजन कैरियर होता है प्लास्टोक्यूनॉन, जिसे हाइड्रोजन कैरी करना पसंद है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिस इलेक्ट्रॉन को वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रोमा से 2H प्लस अपने तरफ ले लेता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देता है, और जो H प्लस स्ट्रोमा से लिया था उसको थाइलाक्वाइड ल्यूमेन में पंप कर देता है। तो इससे भी ल्यूमेन में H प्लस इंक्रीज हुआ। तीसरी बात जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है वो है कि जब Z स्कीम में NADPH का फॉर्मेशन हुआ था, तब NADP प्लस स्ट्रोमा से H प्लस को लिया था, यानी जब जब स्ट्रोमा में NADPH बनेगा तब तब स्ट्रोमा से H प्लस कम होगा। तो स्ट्रोमा में कम हो रहा है और ल्यूमेन में बढ़ रहा है, तो इससे क्या हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब सवाल यहां पूछा जाएगा कि ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा हो जाता है और pH कम हो जाता है, और स्ट्रोमा में H प्लस कम हो जाता है और pH बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है। और ये जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तभी ATP का सिंथेसिस होता है। एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP, तो आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ ATP, ये सही है। अब ATP सिंथेस को समझते हैं। ये 2 पार्ट का बना होता है, एक CF0 और एक CF1। CF0 जो है मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, और CF1 मेम्ब्रेन से बाहर प्रोट्रूड हो रहा होता है, और H प्लस CF0 से पास आउट होते हैं थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये भी पूछा जाएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पास आउट होता है प्रोटॉन्स। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द केमियोस्मोसिस। तो इसका 4 रिक्वायरमेंट है। पहला अ मेम्ब्रेन, दूसरा एक प्रोटॉन पंप चाहिए, तीसरा अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और चौथा ATP सिंथेस एंजाइम। तभी आप ATP बना पाएंगे। तो कंप्लीट हुआ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मकसद है कि ATP और NADPH बना ले। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ATP और NADPH यहाँ प्लांट ने क्लोरोप्लास्ट में क्यों बनाया? भाई ATP और NADPH तो रेस्पिरेशन में बन ही रहा है। ATP आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में बन ही रहा है, NADPH क्रेब साइकिल में बन ही रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में बन ही रहा है, तो फिर यहाँ बनाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब है
कि ये प्रोडक्ट्स यूज होंगे डार्क रिएक्शन में। और रेस्पिरेशन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है वो प्लांट के अदर फंक्शंस में काम होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया। जब C3 साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कैसे एटीपी और एनएडीपीएच साइकिल में कंज्यूम होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।